हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो जल्दी से आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेडिएशन फिजिक्स का टॉपिक। मैं पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके चल रही हूँ जो लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 5 मार्क्स में, कुछ 20 मार्क्स में, कुछ 10 मार्क्स में। वैसे ही हमारा आज का टॉपिक है हील इफेक्ट, जो कि हमेशा से हमको पूछा जाता है, या तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है या तो 10 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हील इफेक्ट। हील इफेक्ट क्या होता है? हील इफेक्ट हमारा होता है एक्सरे बीम की इंटेंसिटी सभी भागों में, यानी कि सभी पार्ट्स में एक समान नहीं होती है। ये क्या कह रहा है? जो हमारी कैथोड से जो बीम निकल रही है, एक्सरे बीम जो निकल रही है, उसकी जो इंटेंसिटी है, मतलब उसकी इंटेंसिटी समझ रहे हैं आप? सबकी इंटेंसिटी, बीम की इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो वो क्या कह रहा है कि जो बीम की इंटेंसिटी होती है ना, वो हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है उनमें सिमिलर नहीं होगी, अलग अलग होगी। जैसे हैंड से क्रॉस हो रही है तो अलग हो रही है इंटेंसिटी। तो वही वाली बात बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी सभी भागों में, यानी कि सभी पार्ट्स में एक समान, यानी कि सिमिलर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आगे पढ़ते हैं। एक्सरे बीम की इंटेंसिटी एनोड एंगल पर डिपेंड करती है। अब ये क्या कह रहा है कि जो बीम की इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी एनोड एंगल पे। किस पे डिपेंड करती है? एनोड एंगल पे, कि एनोड हमारा किस एंगल पर है, कि एनोड का एंगल क्या है, उस पर हमारी क्या डिपेंड करती है? जो बीम है उसकी इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक्सरे बीम की इंटेंसिटी कैथोड साइड के कंपेयर में एनोड की तरफ कम होती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्या कह रहा है? पहले तो ये कि जो एक्सरे बीम की इंटेंसिटी है वो जो हमारा कैथोड है और जो एनोड है, तो ये कह रहा है कैथोड के कंपेयर में एनोड की तरफ इंटेंसिटी कम होती है। क्या कह रहा है? इंटेंसिटी किसकी तरफ कम होती है? एनोड की तरफ कम होती है। क्यों होती है कम? इसका मेन रीजन यह है कि एनोड की सरफेस के द्वारा, जो एनोड का जो सरफेस है ना, उसके थ्रू क्या हो रहा है? उसके द्वारा एक्सरे फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब एनोड की जो क्या है, सरफेस क्या है, ऐसे रफली डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारा है एनोड। इसकी जो ये सरफेस है, ये जो इसकी क्या है, सरफेस है। तो इससे इसमें क्या होता है? एक्सरे फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ से अगर हमारे आ रही है बीम, तो उसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि एक्सरे का प्रोडक्शन टारगेट की सरफेस से ना होकर सरफेस के कुछ अंदर से होता है। ये क्या कह रहा है? ये हमारा टारगेट है। क्या है ये हमारा टारगेट? ये क्या कह रहा है कि जो हमारा एक्सरेज का प्रोडक्शन है वो इस टारगेट से ना होकर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े अंदर तक आते हैं, और थोड़ा यहाँ से अंदर से क्या होता है? हमारा एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? टारगेट जो है, जो हमारी सरफेस है, उस सरफेस से ना होकर सरफेस के कुछ अंदर से होता है। किसका प्रोडक्शन? एक्सरे फोटोन्स का प्रोडक्शन। तो फिर क्या कह रहा है? अतः निकलने वाले फोटोन्स को एनोड की तरफ टारगेट में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये क्या कह रहा है? जो भी फोटोन्स निकल रहे हैं उनको एनोड साइड की तरफ टारगेट में क्या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। अंदर से निकल रहे हैं तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। वही वाली बात बोलिए कि जो हमारे फोटोन्स है उसको एनोड की तरफ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिससे कि एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन एनोड की तरफ ज्यादा होता है। अब उनको डिस्टेंस, दिखती सी बात है कि ये फोटोन्स यहाँ से आ रहे हैं, वो टारगेट के अंदर तक जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो रही है? ज्यादा हो रही है। डिस्टेंस कैसे हो रही है? ज्यादा हो रही है। और फोटोन्स जो है हमारे, एक्सरेज जो है, उनका एब्जॉर्प्शन भी यहाँ कैसा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो हील इफेक्ट यही कहता है कि जो इंटेंसिटी है वो कैथोड की कंपेयर में एनोड की तरफ कैसी होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो हमारे एक्सरे फोटोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? सरफेस, जो हमारी एक्सरेज है उनका प्रोडक्शन सरफेस से ना होके सरफेस के कुछ अंदर से होता है। तो फोटोन्स को क्या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और एक्सरेज का वहां पे एब्जॉर्प्शन भी कैसा हो रहा है? एनोड में ज्यादा हो रहा है। कैसा हो रहा है? ज्यादा। अब एक बार इसे जल्दी से हम डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम देखो, ये है हमारा एनोड, ये है हमारा कैथोड, ठीक है। अब यहाँ अगर आप नजर डालोगे इन डिजिट्स पे, तो सबसे पहले ये 100 जो है, ये तो हमारी क्या है? ये जो निकल रही है यहाँ तो सेंट्रल रे है। ये कैसी है? सेंट्रल रे, जो एकदम सेंटर से निकल रही है। अब अगर आप देखोगे कैथोड साइड में इंटेंसिटी, ये सारी क्या है? इंटेंसिटी की परसेंटेज है, ठीक है। तो ये कैथोड साइड है, ये एनोड साइड है। अब एनोड साइड की तरफ देखोगे तो ज्यादा इंटेंसिटी दिख रही है ज्यादा, 120, 110, 105, ठीक है। और यही अगर आप एनोड साइड देखोगे तो कैसी दिख रही है? कम दिख रही है, 90, 80, 75। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कैथोड साइड की इंटेंसिटी कैसी रहती है? इंटेंसिटी कैथोड की तरफ रहती है हमारी ज्यादा,
इंक्रीज रहेगी और एनोड की तरफ इंटेंसिटी कैसी रहती है, कम रहती है, इधर मोर इधर लेस। दिख रहा है एनोड की तरफ 75 ही है, कैथोड की तरफ कितनी है 120। एनोड की तरफ कम क्यों होती है, क्योंकि अभी हमने रीजन पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, जो बीम होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जो एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है वो टारगेट की सरफेस से नहीं होके सरफेस के कुछ अंदर से होता है। कहाँ से होता है, थोड़ा उसके अंदर से होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा एक्सरे बीम को क्या करना पड़ता है, ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, तो इसलिए इंटेंसिटी यहाँ कैसी होती है, एनोड की तरफ कम, कैथोड की तरफ ज्यादा। आगे क्या कह रहे हैं, यूजेज ऑफ हील इफेक्ट। हील इफेक्ट के क्या क्या यूजेज होते हैं, एनोड और कैथोड की ओर एक्सरे बीम की इंटेंसिटी में डिफरेंस का यूज। अब कैथोड की तरफ अलग है, एनोड की तरफ अलग है, तो ये एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी है इसमें डिफरेंस है। इसका यूज हम किस में लेते हैं, इसका यूज रेडियोग्राफी के दौरान बैलेंस डेंसिटी पाने में कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं हम, बैलेंस डेंसिटी। क्या चीज, किसकी बात की है यहाँ पे, बैलेंस डेंसिटी की, कि है ना जो दोनों की एक्सरे बीम की इंटेंसिटी का डिफरेंस है वो हम रेडियोग्राफी में किस लिए यूज करते हैं, बैलेंस डेंसिटी को पाने में, या बैलेंस डेंसिटी को फाइंड आउट करने में। आगे क्या कह रहे हैं, जब बॉडी पार्ट की थिकनेस अलग अलग हो, हर बॉडी पार्ट की थिकनेस अलग है, हैंड हमारा सॉफ्ट है, वहीं अगर हम लेग्स की बात करें, थाइस की बात करें तो वो थिक पार्ट है, ठीक है। जब बॉडी पार्ट की थिकनेस अलग अलग हो तो इसके लिए थिक पार्ट को कैथोड साइड, तो हम थिक पार्ट को कहाँ रखेंगे, क्योंकि थिक पार्ट जैसे कि कुछ भी ले लो, जैसे कि फुट ले लो, ठीक है, तो फुट में जो हमारा एंकल वाला पार्ट है और आगे फिंगर्स वाला पार्ट है, तो दोनों में से थिक पार्ट कौन सा है, एंकल वाला थिक पार्ट है, फिंगर्स वाला थिन पार्ट है। तो जो मोटा पार्ट है, जो थिक पार्ट है, उसको हम किस साइड रखेंगे, कैथोड साइड रखेंगे। क्यों, क्योंकि कैथोड की इंटेंसिटी कैसी है, ज्यादा है, उससे हमको क्या मिलेगी, बेटर इमेज मिलेगी। इसीलिए ये क्या कह रहा है, जब भी बॉडी पार्ट की थिकनेस अलग अलग हो तो इसके लिए थिक पार्ट को कैथोड साइड की तरफ रखेंगे, किस साइड, कैथोड साइड, और थिन पार्ट को कहाँ रखेंगे हम, एनोड साइड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे हम, एनोड साइड में। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं थोरेसिक स्पाइन के एपी व्यू में। थोरेसिक स्पाइन सबको पता है, जिसको हम T1 से लेकर T12 तक काउंट करते हैं। थोरेसिक स्पाइन का एपी व्यू, एपी मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एपी टर्म, एपी, पीए, लेटरल, ऑब्लिक, ये सारी टर्म्स आप रेडियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो एपी मतलब सीधा, जैसे मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ तो अभी मैं कौन सी पोजीशन में खड़ी हूँ, एपी पोजीशन में। ऐसे अगर कोई इंसान सीधा लेटा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे हम, एपी पोजीशन। तो थोरेसिक स्पाइन का जब हम एपी व्यू लेंगे तो उसमें अपर वाले पार्ट को तो हम कहाँ रखेंगे, लो इंटेंसिटी की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ, और लोअर पार्ट जो हमारा थोरेसिक स्पाइन का लोअर पार्ट है हमारा, उसको हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि वो थिक पार्ट है तो उसे हम कहाँ रखेंगे, कैथोड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फुट के एपी व्यू में। ऐसे हम अगर फुट का एपी व्यू लेंगे तो उसमें एंकल वाले थिक पार्ट को कहाँ रखेंगे। अब जैसे फुट है तो फुट में हमारा एंकल वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो थोड़ा थिक पार्ट है एज कम्पेयर टू फिंगर्स। तो थिक पार्ट को हम कहाँ रखते हैं, हमेशा कैथोड साइड की तरफ। क्यों, क्योंकि कैथोड की इंटेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। और फिंगर्स वाले पार्ट को हम कहाँ रखेंगे, एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि वहां की इंटेंसिटी, एनोड की इंटेंसिटी कम होती है। आगे नोट क्या कह रहा है, हील इफेक्ट कम एफएफडी पर कम इफेक्टिव होता है। एफएफडी यानी फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, फिल्म से फोकस का कितना डिस्टेंस है। जैसे ट्यूब हमारे फोकस दे रही है, वहां से रेज निकल रही है और फिल्म तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफएफडी, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस। अगर कम एफएफडी है, अगर इतना ही डिस्टेंस है हमारा, तो हील इफेक्ट कैसा होगा, कम इफेक्टिव होगा। अगर ज्यादा एफएफडी है तो हील इफेक्ट कैसा दिखाई देगा, ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देगा। और अगर एक समान एफएफडी है, मतलब एफएफडी अगर हमारा सिमिलर है, एक समान है, उसके लिए ज्यादा बड़ी फिल्म पर हील इफेक्ट कैसा दिखाई देगा, तो फिल्म पे हील इफेक्ट कैसा दिखाई देगा, ज्यादा, बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। ये नोट हो गया। अब फैक्टर अफेक्टिंग एनोड हील इफेक्ट, हील इफेक्ट को हम एनोड हील इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर एनोड हील इफेक्ट लिखा हुआ आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसी की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर है। एनोड एंगल, ठीक है, एनोड एंगल पढ़ते हैं पहले। एनोड हील इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनोड एंगल, मतलब एनोड एंगल अगर ज्यादा होगा, अगर एनोड एंगल ज्यादा है तो हील इफेक्ट कैसा होगा, कम होगा। अगर एनोड एंगल कम है तो हील इफेक्ट कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये एनोड एंगल से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं SID, यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। SID की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सारी टर्म्स भी आप ग्राफी में पढ़ेंगे, FFD, SID, SSD सारी पढ़ेंगे। तो SID यानी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ये भी कैसी होती है, एनोड हील इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा
एसआईडी उतना ही कम हील इफेक्ट, जितना वाइस वर्सा। वापस से आप देख लेना। फील्ड साइज तीसरा है, फील्ड साइज क्या बोलेंगे, बस जो फील्ड साइज है वो कैसा है, हमारे एनोड हील इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। फील्ड साइज कैसा होता है, प्रोपोर्शनल। बाकी ये दोनों कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हील इफेक्ट फिनिश होता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब पढ़ सके, सबका भला हो सके। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम डार्क रूम और फिजिक्स ही कंटिन्यू करते रहें तो हम यही कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रेडियोग्राफी का भी कुछ टॉपिक उठाएं तो हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा भी है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।